नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुस्तकालय से संबंधित हिंदी निबंध बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार मैट्रिक या फिर इंटर के फाइनल एग्जाम में हिंदी की परीक्षा में पुस्तकालय से संबंधित निबंध पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी को इस निबंध को लिखना आना ही चाहिए। मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान भाषा में पुस्तकालय से जुड़े हुए निबंध को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी पुस्तकालय से जुड़े हुए निबंध को समझने से पहले सबसे पहले पुस्तकालय वाला जो शब्द है उसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद हम सभी निबंध पर चलने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब आप सभी पुस्तकालय से संबंधित जो शब्द है उसके अर्थ को समझ जाइएगा तो आपको इससे जुड़े हुए निबंध को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पुस्तकालय शब्द को तोड़ते हैं। दोस्तों, पुस्तकालय का अगर हम विखंडन करें तो पुस्तकालय दो मूल शब्दों में टूटेगा, जिसमें पहला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पुस्तक। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला होगा पुस्तक और दूसरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आलय। आप देख सकते हैं पुस्तक और आलय, इन दोनों के मिलने से ही पुस्तकालय शब्द बना हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पुस्तक का जो अर्थ होता है वो होता है किताब। पुस्तक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो दोस्तों होता है किताब, या फिर आप सभी ग्रंथ या शास्त्र भी बोल सकते हैं। जहाँ से हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है, जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे ही हमें किताब, ग्रंथ या फिर शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आलय का। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आलय का जो अर्थ होता है वो होता है निवास, यानी कि घर। पुस्तकों का जो निवास होता है, पुस्तकों का जो घर होता है, उसी को दोस्तों कहा जाता है पुस्तकालय। अगर आपने पुस्तकालय शब्द का उच्चारण किया तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि पुस्तकालय शब्द का सीधा सीधा अर्थ है पुस्तकों का घर। किसका घर बाबू? पुस्तकों का घर, यानी कि पुस्तकों का निवास, जहां पर बहुत सारे पुस्तकों का संग्रह होता है, जहां पर बहुत सारे पुस्तक विद्यमान होते हैं, उसी स्थान को कहा जाता है पुस्तकालय। जो स्थान पुस्तकों का घर होता है, जिस स्थान पर बहुत सारे पुस्तक उपस्थित होते हैं, उसे ही दोस्तों पुस्तकालय कहा जाता है। तो आप समझ पाए पुस्तकालय शब्द का अर्थ है। अब आइए यहाँ पर हम सभी प्रस्तावना पर चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना में लिखा गया है, जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अध्ययन की जरूरत होती है, यानी कि ज्ञान की जरूरत होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप सभी को पता होगा कि जिस दिमाग में ज्ञान नहीं है, जो दिमाग बिल्कुल भी कसरत नहीं कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, विद्या का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो वो जो दिमाग होगा वो दोस्तों कचरा का घर बन जाएगा। उस दिमाग में बहुत सारे दोस्तों अनैतिक बातें प्रवेश कर जाएंगी। तो देखिए, जिस तरीके से हम सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन को दोस्तों लेते हैं, उत्तम भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम सभी को अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मस्तिष्क को ज्ञानवर्धक बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें दोस्तों अध्ययन करना पड़ता है। और यह अध्ययन कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो दोस्तों पुस्तकों से, यानी कि किताब से। अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं, अगर आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आपको अच्छी जानकारियाँ प्राप्त नहीं होंगी। और जब आपके दिमाग को अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, तो जो आपका दिमाग होगा वो अनैतिक बातों को घुसा लेगा। दोस्तों, आप सभी जानते
होंगे कि ये जो नेचर है वो दोस्तों सही रास्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं बना, लेकिन गलत रास्ते के लिए ऑटोमेटिक बना हुआ है। अगर दोस्तों आप अपने माइंड में अच्छी बातें को ना डालें तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में गलत बातें आ जाएंगे। अगर आप अपने सेहत पर ध्यान ना दें तो ऑटोमेटिक ही आपका जो सेहत होगा वो बाबू डाउन हो जाएगा। अगर आप अपने सुंदरता पर ध्यान ना दें तो ऑटोमेटिक ही आपका जो सुंदरता होगा वो घट जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो ऑटोमेटिक ही आप गरीब हो जाएंगे। इस प्रकृति में, इस नेचर में सारी चीज ऑटोमेटिक है। किसके लिए? तो खराब चीज के लिए, ठीक है, खराब चीज के लिए, अनैतिक चीजों के लिए सारी चीजें ऑटोमेटिक है। दोस्तों ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, लेकिन उतरना दोस्तों जो होता है वो ऑटोमेटिक ही होता है। अगर आप बल ना भी लगाए तो भी आप ऑटोमेटिक ही उतर सकते हैं, यानी कि आप वहां से दोस्तों आप उतर सकते हैं। बात आया समझ में? तो देखिए आप समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे मस्तिष्क को अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, हम अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं डालेंगे, अच्छे बातें नहीं डालेंगे, अच्छे ज्ञान को प्रवेश नहीं कराएंगे, तो हमारा जो मस्तिष्क होगा वो दोस्तों एक तरीके से शैतान का घर बन जाएगा। शैतान का घर कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क में अनैतिक बातें प्रवेश कर जाएंगी, बिल्कुल भी अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आएंगे। और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं आएंगे तो दोस्तों हमारा जो शरीर होगा, हमारा जो मन होगा वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। बात है समझ में? हम अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी नैतिक काम हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए दोस्तों हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना पड़ेगा, हमें अपने मस्तिष्क को ज्ञानवर्धक बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। आप जितने भी इस संसार में महापुरुष देख रहे हैं, जितने भी आप ऋषि देख रहे हैं, महर्षि देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े आप ज्ञानी देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े आप संत और महात्मा देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े आप अपने देश में, अपने समाज में अधिकारी देख रहे हैं, बड़ा बड़ा पदाधिकारी देख रहे हैं, आप मंत्री देख रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं दोस्तों? ये सभी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। सभी लोग अपने अपने फील्ड में अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। जो मोटिवेशनल कोई वक्ता है, कोई वक्ता अगर मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो क्या करता है? वो दोस्तों प्रेरक बातों को पढ़ता है, ठीक है, जो बातें दूसरों को किसी चीज को करने के लिए प्रेरणा दें, वैसे बातों को वो पढ़ते हैं और लोगों में उन बातों को दोस्तों वो प्रवेश कराते हैं, उन बातों से उनको बाबू ज्ञान देते हैं। बात है समझ में? अगर कोई संत महात्मा है, कोई महर्षि है, तो वो अपने फील्ड में क्या करते हैं? ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। जो बालक है पढ़ने वाले, जैसे आप सभी हैं, तो आप सभी दोस्तों क्या हैं? आप सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी विद्या का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप मैथ पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, तो वहां से आपको अच्छी जानकारी मिलती है। और जब आपको अच्छी जानकारी दोस्तों किताबों के माध्यम से मिलती है तो इसे कौन दोस्तों कलेक्ट करता है? तो आपका माइंड कलेक्ट करता है, यानी कि जो मस्तिष्क है वही दोस्तों संग्रहित करता है, यानी कि एकत्रित करता है। आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को जब अच्छे बातें दोस्तों मिलते हैं, ज्ञानवर्धक बातें मिलते हैं, तो आपका शरीर भी अच्छा काम करता है। आप अपने जीवन में कोई भी अनैतिक काम नहीं कर पाते, कोई भी आप दोस्तों गलत रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, ठीक है। हमेशा आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं, सफलता की ओर चलते हैं, और एक दिन दोस्तों आप सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। सफलता दोस्तों हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने अंदर के चरित्र को बदलेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे, हमारे अंदर ज्ञान होगा, हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, किताब जो हमें बता रहा है उसका दोस्तों अगर हम पालन करेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक इंसान को, बात समझना आप लोग, एक इंसान को सभी प्रकार के पुस्तकों को अपने घर में रख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पर बिल्कुल भी गरीबी या अमीरी की बात नहीं कर रहे हैं। बात आया समझ में? आप ये मत सोचना कि सर जो अमीर व्यक्ति होंगे, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा, वो तो बहुत सारी किताबें रख सकता है, बहुत सारे ग्रंथ या पुस्तक रख सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो वो ज्यादा किताबें बिल्कुल भी रख नहीं सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई दोस्तों रोड छाप हो, या दोस्तों कोई करोड़पति हो, अगर वो चाह कर भी दोस्तों अपना पैसा लगा कर भी अगर किताबें दोस्तों वो प्राप्त करेगा तो सभी किताबें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता है जितनी किताबें एक पुस्तकालय में होती है। एक पुस्तकालय में दोस्तों किताबों का भंडार होता है, किताबों का संग्रह होता है।
अगर आप पुस्तकालय में जाते हैं और आपको दोस्तों कुछ ऐसा पुस्तक पढ़ना है, यानी कि आपके पास कोई पुस्तक का नाम है और आप उस पुस्तक को ढूंढना चाहते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके घर में वो पुस्तक ना हो, लेकिन जब आप पुस्तकालय में जाएंगे तो वहां पर आपको वो पुस्तक मिल जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय में हर प्रकार के पुस्तक ही विद्यमान होते हैं, हर प्रकार के पुस्तक ही उपस्थित होते हैं। जो अंग्रेजी पुस्तकें होते हैं, ठीक, जो बाबू अंग्रेजी पुस्तकें होते हैं वो भी पुस्तक आपको पुस्तकालय में मिल जाएगा। धर्म से संबंधित जो पुस्तक होते हैं वो भी आपको पुस्तकालय में मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम केवल बात हिंदू धर्म की नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस्लाम धर्म से हैं या फिर दोस्तों ईसाई धर्म से है, सिख धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, तो आपके अपने अपने धर्म से संबंधित जो किताब है, जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो आपके पुस्तकालय से मिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों जो विद्यार्थी होते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, जो बाबू पुरुष पढ़ने वाले होते हैं, वो पुस्तकालय में जाते हैं किताबों का अध्ययन करने के लिए। अगर आपके पास दोस्तों स्पेस है, जगह है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में ही दोस्तों एक कमरा बनवाकर उसमें पुस्तकालय बना सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा किताबें एक पुस्तकालय में होता है, जितना ज़्यादा किताबें एक पुस्तकालय में होता है, उतना ज़्यादा किताबें आप बिल्कुल भी निजी तौर पर नहीं रख सकते हैं। निजी तौर पर उतने सारे किताब आप बिल्कुल भी दोस्तों उपस्थित नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई बुक आपसे मिस हो ही जाएगा। बात आया समझ में दोस्तों? तो चलिए, यहाँ पर आपने समझ पाया कि हमें अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। अध्ययन की आवश्यकता होती है अपने मस्तिष्क को ज्ञानवर्धक बनाने के लिए। हमारा मस्तिष्क अगर दोस्तों ज्ञानशील होगा तो हम भी ज्ञानशील के आधार पर ही अपनी सारी प्रक्रियाएं करेंगे और दूसरों को भी ज्ञान देंगे, उसके भी जीवन को सुधारेंगे। आज जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग सफलता की ऊंचाइयों को छुए हैं, ये सभी के सभी दोस्तों अच्छी किताबों के कारण ही कर पाए हैं। अच्छी किताबों के कारण ही उन्हें प्रेरणा मिला है, उन्हें अच्छे बातें मिले हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान मिला है, तभी जाकर दोस्तों ये अपने मेहनत और अच्छे ज्ञान के कारण और ईश्वर पर भरोसा करके सफलता को प्राप्त कर पाए हैं। बात आया समझ में? देखिए, बहुत ही दोस्तों लंबा है, ठीक है, थोड़ा समय आप लोगों को काट काट कर समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर कहा गया है अध्ययन से, यानी कि अध्ययन कहने का मतलब पढ़ने से मस्तिष्क का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। जिस प्रकार से दोस्तों अगर आप शरीर में दोस्तों अगर आप व्यायाम करते हैं, ठीक है, अगर आप शरीर से व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, तो आपके शरीर में जरूर दोस्तों बदलाव आएगा। अभी तक आपने बिल्कुल भी योगा या व्यायाम नहीं किया है और कल से आप योगा या व्यायाम करना शुरू कर दे तो दोस्तों आपके शरीर में बदलाव देखना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में जो परिवर्तन है वो आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप आज अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कल से या फिर आज से ही अच्छे किताबें पढ़ना शुरू कर दे, अच्छे किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दे, तो दोस्तों आपके जीवन में भी बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। बात आया समझ में? किताबें पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि दोस्तों किताब में जो कुछ भी बताया गया है, किताब में जो कुछ भी आपको दर्शाया जा रहा है, ठीक है, आपको बताया जा रहा है, अगर हम उसका पालन करें, उसे हम अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन अवश्य ही बदलेगा। बात आया समझ में दोस्तों? देखिए, इसमें है मस्तिष्क का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, वो ज्ञानवर्धक बनता है। हर प्रकार के सवाल का जवाब हमारे पास होता है, क्योंकि हम शिक्षित हो जाते हैं, ज्ञानशील हो जाते हैं। किताबों के बल पर, किताबों की सहायता से हमारे जीवन में दोस्तों ज्ञान की प्रतिभा प्राप्त हो जाती है। बात है समझ में? अध्ययन के लिए अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों की जरूरत होती है, ना कि अनैतिक पुस्तकों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अनैतिक पुस्तकें बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बाजार में अनैतिक पुस्तकें भी है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सेक्स कैसे करते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा लड़की कैसे पटाते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पहली बार किसी लड़की से मिलने जाए तो क्या किया जाता है, पहली बार किस कैसे लिया जाता है। ठीक है, कई प्रकार के दोस्तों आपको किताबें मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसे
असदाचरण वाली किताबें नहीं पढ़ना है, अनैतिक किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उन किताबों का अध्ययन नहीं करना है जो हमारे लाइफ को बर्बाद कर दे, जो हमारे जीवन में अंधकार डाल दे, उन किताबों को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। हालांकि दोस्तों पुस्तकालय में वैसे किताबें भी मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आपको हर प्रकार के पुस्तक मिलेंगे, सभी प्रकार के पुस्तक मिलेंगे, लेकिन आपको तय करना है कि आप पढ़ना कौन सा चाहते हैं, आप अध्ययन करना कौन सा चाहते हैं। बात है समझ में। जैसे कि दोस्तों आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल में अच्छे भी चीज है और खराब भी चीज है, और ये डिपेंड करता है किस पर, तो चलाने वाले पर। जो मोबाइल चला रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो मोबाइल में क्या देखना चाहता है, वो मोबाइल में क्या लाना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में वही काम करना है जो हमारे जीवन को सुधार दे, जो हमारे जीवन को भगवत प्राप्ति में लगा दे, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करा दे। हमें दोस्तों वही सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, देखिए आगे है, विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पुस्तकालय से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि पुस्तकों के घर से प्राप्त किया जा सकता है। आज तो दोस्तों पुस्तकालय के नाम पर, लाइब्रेरी के नाम पर दोस्तों बिजनेस चल पड़ा है। अगर आप अपने शहर में देखें, अपने दोस्तों अगर आसपास के जो आपके शहर होंगे, अगर आप गांव से हैं, आपके आसपास कोई शहर होगा, नगर होगा, तो वहां पर दोस्तों अगर आप पुस्तकालय को देखिएगा, जिसको अंग्रेजी में लोग लाइब्रेरी बोलते हैं, लाइब्रेरी में जाइएगा तो वहां पर आपको बिल्कुल भी पुस्तक दिखाई नहीं देगा, बल्कि वहां पर आपको अध्ययन करते लड़के लड़की दिखाई देंगे, अध्ययन करते बच्चे आपको दिखाई देंगे। करना क्या पड़ता है भैया, वहां पर आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, बस आप अपने घर से किताबें बैग में ले लेते हैं और किताबें भर कर बैग में दोस्तों आप जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाकर आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं। आपको कोई वहां पर पढ़ाने वाला बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी गाइड करने वाला वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता। आप जाते हैं, आपका दोस्तों एक सीट होता है, सीट नंबर होता है। आप जब उसमें एडमिशन करवाते हैं तो उसी समय आपको बता दिया जाता है कि आपका सीट नंबर कौन सा है। आप अपने सीट पर जाकर बैठते हैं, वहां पर आप पढ़ते हैं, वहां पर आप अध्ययन करते हैं, और जैसे ही आपका समय खत्म होता है तो आप चले आते हैं अपने घर। तो दोस्तों आप ही बताओ, क्या हम उसको लाइब्रेरी बोलेंगे, उसको हम पुस्तकालय बोलेंगे? वहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ाने वाला कोई है नहीं बिल्कुल भी, ना पढ़ने के लिए वहां पर कोई किताबें उपलब्ध है। वहां पर आपको अपने ही किताब लेकर जाना है, अपने घर से ही किताब आपको लेकर जाना है, कोई किताब वहां पर देने वाला नहीं है। सीधा सीधा बात करें तो वहां पर केवल आपको बैठने के लिए स्थान दिया जाता है, वहां पर केवल आपको पढ़ने के लिए स्थान दिया जाता है, शांति का माहौल दिया जाता है, जहां से आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आप शांति पूर्वक वहां पर पढ़ सके। दोस्तों देखिए, जिसके माता पिता समर्थवान हैं, जिसका घर बड़ा है, जिसके घर में काफ़ी अच्छे कमरे हैं और वहाँ पर सभी प्रकार के सुख सुविधा हैं, जैसे कि पंखा हो गया, पढ़ने के लिए दोस्तों मानकर चलते हैं टेबल हो गया, यानी कि एक ऐसा घर दोस्तों, घर समान हो या घर दोस्तों हाईलाइटेड हो, उससे मतलब नहीं है। एक ऐसा घर जिसमें एक ऐसा रूम हो जहाँ पर आप पढ़ाई कर सके, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। आपके आसपास घर के जो आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा हो, लड़के बिल्कुल भी हल्ला ना करते हो, आसपास के लोग बिल्कुल भी झगड़ा या लड़ाई ना करते हो, गाली गलौज ना करते हो, आपके घर की जो फैमिली हो वो शांत हो और अपने काम से काम बस रखते हो, और वहाँ के जो बच्चे हो वो दोस्तों बस अपनी पढ़ाई करते हो, तो लाइब्रेरी जाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर भी जाकर आपको पढ़ना ही है, और आप दोस्तों घर पर भी बैठकर पढ़ ही सकते हैं। अरे भाई सोचने वाला बात है, एक समय ऐसा था कि जो बच्चे थे वो दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, एक समय ऐसा था कि जो बच्चे थे वो सड़क के किनारे पढ़ते थे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, ये जो भी आप महापुरुष देख रहे हैं ये दोस्तों बिल्कुल भी लाइब्रेरी में नहीं पढ़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी, जो भी मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, ये बिल्कुल भी लाइब्रेरी में जाकर नहीं पढ़े थे, बल्कि दोस्तों ये कहीं भी जाकर पढ़ लेते थे। खेत में हो गया, पेड़ के नीचे हो गया, सड़क के किनारे हो गया, या अपने घर के आंगन में हो गया, वहां पर पढ़कर दोस्तों उन्होंने सफलता को पाया है। अब आप बोलिएगा कि सर हम क्या सड़क के किनारे जाए पढ़ने के लिए, हम क्या रोड के नीचे, हम क्या सड़क के किनारे पढ़े या फिर पेड़ के नीचे पढ़े? तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पेड़ के नीचे पढ़िए या फिर सड़क के किनारे पढ़िए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो महापुरुष है वो ऐसे स्थानों से गुजर कर भी अपने सफलता को प्राप्त कर लिए हैं। अगर आपके घर का वातावरण अच्छा है, घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर में शांति माहौल
हॉल है और एक ऐसा कमरा है जहाँ पर आप पढ़ते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, तो आप अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, घर में ही आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको लाइब्रेरी चाहिए। 10 को समाज को दिखाना है आपको कि हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपने घर से लाइब्रेरी जाइएगा तो वहाँ से दोस्तों जो देखने वाले लोग होंगे वो यही ना कहेंगे कि लड़का पढ़े जाता है, इसके पीछे बैग है। लोग ये ना कहेंगे कि लड़का जो है वो अध्ययन करने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। अरे हमें क्या दिखाना है, जब हमारा मैट्रिक इंटर कंप्लीट हो गया है, हम जनरल तैयारी कर रहे हैं या किसी हम प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। आप एक स्मार्टफोन ले लीजिए, एक अपना रूम ले लीजिए और रूम लेकर आप रूम को बंद करके चुपचाप वहाँ पर पढ़िए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आपके अपने घर में, और आप अपना वहाँ पर तैयारी कीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिसका घर अच्छा नहीं है, जिसके घर में दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा वातावरण नहीं है, उनके मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर के आसपास के जो पड़ोसी हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर साउंड डीजे बजाते हैं, गली में कुत्ते भौंकते हैं, माहौल अच्छा नहीं है, बराबर दोस्तों हो सकता है कभी ट्रेन का आवाज़ आए, कभी गाड़ी का आवाज़ आए, कभी मतलब किसी न किसी प्रकार का कोई दोस्तों किसी न किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न होता हो, तो ऐसे बच्चे जाकर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें शांत माहौल चाहिए पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो फंस जाएंगे। लेकिन जिनके माता पिता समर्थवान है वो तो अपने घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ऐसे बच्चों को देखे हैं जो बहुत ही धनी मनी है, बहुत ही समर्थवान परिवार से आते हैं, उनके घर में रूम की कमी नहीं है, उनके घर में शांति की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं क्या करने के लिए, तो पढ़ाई करने के लिए। और बहुत सारे अमीर घर के बच्चे ये कहेंगे कि सर घर में मन नहीं लगता पढ़ने के लिए, क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं है। अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ 10-20 बच्चे हैं पढ़ने वाले, 10-20 दोस्त हैं पढ़ने वाले, तो उनको देखकर अंदर एनर्जी जगता है, उनको देखकर अंदर से मोटिवेशन आता है पढ़ने के लिए। अरे ऐसा कौन सा मोटिवेशन जो दूसरों को देखकर आपके अंदर मोटिवेशन जागे? दूसरा पढ़ेगा तब आप पढ़िएगा, दूसरा पढ़ाई नहीं करेगा तब पढ़ाई ना करोगे। आपको ना कामयाब इंसान बनना है जी, आपको ना अपने सफलता को प्राप्त करना है जी, आपको ना अपना जिंदगी बदलना है जी, आपको ना अपने माता पिता के गरीबी रेखा को तोड़कर बाहर निकलना है जी, कि दुनिया को बदलना है। आपको दोस्तों मेहनत करना है, आपको ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, आपको अपने जीवन में सफल होना है। तो बदलना किसको है? आपको ना, कि दुनिया को? बताइए, हम दुनिया को देखकर चलेंगे? आप ही बताओ। अगर आपको बदलना है तो आप 4 दीवारी के अंदर रहकर, आप रूम के अंदर रहकर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कहावत सुने हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से करो, इतनी आप शांति से मेहनत करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। तो दोस्तों अगर आप समर्थवान हैं, या फिर आपके भैया हुआ जो भी होंगे, दीदी उदी, अगर आप समर्थवान फैमिली से आते हैं तो आप अपने घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना पैसा 250-300 बचा सकते हैं, ठीक है। उसी पैसे के आप किताब किन सकते हैं, या फिर उसी पैसे से आप क्लास खरीद सकते हैं, या फिर आप उसे अपने जीवन में खा सकते हैं। तो देखिए, अगर लाइब्रेरी ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, जहाँ पर आप किताबें का अध्ययन करने के लिए आप जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एसी में बैठ कर ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आरओ का ही पानी पिएंगे। भैया कल के पानी पी के हम लोग बचपन से जवान हुए हैं, हमारे जवानी में जो खून दौड़ रहा है वो बिल्कुल भी आरओ के पानी का नहीं दौड़ रहा है, बल्कि हम लोग ने कल का पानी पिया, नल का पानी पिया, कुआं का पानी पिया, उन सब पानी का खून हमारे जीवन में दौड़ रहा है, हमारे शरीर में दौड़ रहा है। और आज जब फैशनैलिटी बन गया है, लाइब्रेरी खुल गया है, तो वहां पर जाकर आप आरओ का पानी पियोगे? आरओ का पानी दे रहे तो आप उसको पियोगे और 300 रुपये महीना दोगे? नहीं, ये केवल एक बिजनेस है, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल भी प्रॉब्लम में है, ठीक है, वही बच्चे जाकर वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने घर में ही पढ़ाई करें। और दूसरा चीज, अगर एक ऐसा लाइब्रेरी है जहां पर बहुत सारे पुस्तकें हैं, तो आप वहां पर जाकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अरे अब तो डिजिटल जमाना हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मोबाइल में जो भी पुस्तक मांगिएगा आपको वो पुस्तक मिल जाएगा। आप मोबाइल से ही मोबाइल से ही आप क्या कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगर मोबाइल छोटा पड़ रहा है तो आप लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पुस्तकालय वो स्थान नहीं जहाँ पर बच्चे जाकर अध्ययन करें अपना ही किताब का। पुस्तकालय वो है जहाँ पर बहुत सारी किताबें हो, किताबों का संग्रह हो, और आप वहाँ पर जाकर अपनी एक स्वेच्छा अनुसार किताबों का अध्ययन करें, ठीक है। देखिए,
यहाँ पर आगे है बाबू, इसी वजह से पुस्तकालय हमारे ज्ञान के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में उपस्थित किताबों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था बाबू, पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है पुस्तक और दूसरा है आलय। पुस्तक और आलय का मैंने अर्थ आप सभी को बता दिया है। क्या? तो पुस्तकों का घर, एक ऐसा स्थान जो पुस्तकों का घर होता है उसी को कहा जाता है पुस्तकालय। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का घर नहीं होता है, बल्कि घर के रूप में ज्ञान का मंदिर होता है। बाबू, जिस स्थान पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जिस स्थान पर आप अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वो स्थान क्या है? तो दोस्तों मंदिर है। उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मंदिर बोलेंगे। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, और स्कूल में शिक्षक भगवान के रूप में आपको ज्ञान देते हैं, वहां से आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो स्कूल एक स्थान नहीं होता, बल्कि दोस्तों वो एक मंदिर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जब आप पुस्तकालय में जाते हैं और वहां पर रखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो पुस्तकालय भी बिल्कुल भी एक स्थान नहीं होता, बल्कि दोस्तों वो एक ज्ञान का मंदिर बन जाता है। कौन सा मंदिर? तो ज्ञान का मंदिर। बताया समझ में? चलिए यहां पर अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कहा गया है, पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की अच्छी पुस्तकें की होने की संभावना होती है, और कोई भी व्यक्ति पुस्तक बिना खरीदे ही पढ़ सकता है। दोस्तों मैंने बताया ना, एक इंसान सभी प्रकार के पुस्तकें बिल्कुल भी खरीद नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। कोई ना कोई पुस्तक दोस्तों उससे अछूता ही रह जाएगा, और सभी प्रकार की पुस्तकें बिल्कुल भी बाजार के जो स्टेशनरी जो किताबें की दुकान है वहां पर नहीं मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे पुस्तक है दोस्तों जहां पर आपको, बहुत सारे ऐसे पुस्तक है जो बिल्कुल भी किताबों के दुकान पर नहीं मिलेंगे, स्टेशनरी की दुकान पर नहीं मिलेंगे, वहां पर बिल्कुल भी आपको दोस्तों वो किताब नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप पुस्तकालय जाइएगा, वहां पर ढूंढिएगा, तो आपको वहां पर वो किताब मिल जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय में ही दोस्तों पुस्तकों को संरक्षित रखा जाता है। हमारे प्राचीन काल से होते हुए मध्यकाल से, प्राचीन काल से मध्यकाल से होते हुए इस वर्तमान काल तक जितने भी पुस्तकें बनाई गई है, जितने भी पुस्तकें निर्मित किया गया है, वे सभी पुस्तकें आपको आपके पुस्तकालय में मिल जाएंगे। पुस्तकालय में ही दोस्तों जो पुस्तकों का भंडार होता है, पुस्तकों में संचित जो ज्ञान होता है वो संरक्षित रहता है। अगर पुस्तकालय ना हो तो प्राचीन काल में जितने भी हमारे पुस्तकें थे, जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी शास्त्र थे, वो सब बाबू क्या होते हैं? तो नष्ट हो जाते हैं। वो सब बाबू क्या होते हैं? तो लुप्त हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। आज भागवत गीता क्यों है? क्योंकि भागवत गीता को संरक्षित रखा गया है, उसे सेफ रखा गया है। भागवत गीता के साथ हम पुराणों को ले लें, 18 पुराणों को ले लें, या फिर हम दोस्तों वेद को ले लें, वेद, 18 पुराण, कुरान, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी आपको पुस्तकालय में मिल जाएंगे, क्योंकि इनका संरक्षण पुस्तकालय में ही है। इनको पुस्तकालय में ही सेफ रखा गया है, कंजर्व रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप आगे देख सकते हैं कहा गया है इसमें, आज के समय में पुस्तकें हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह हर पुस्तक को खरीद सके। आज के समय में पुस्तकें बहुत महंगी मिलती है, अतः हमें पुस्तकालयों की मदद लेनी पड़ती है। दोस्तों आपको एक ऐसा पुस्तक चाहिए जहां पर आपको थोड़ा बहुत ही ज्ञान बस उससे प्राप्त करना है। ठीक है, एक ऐसा पुस्तक जहां से आपको थोड़ा बहुत ही कुछ देखना है, थोड़ा बहुत ही वहां से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। उस पुस्तक का पूरा अध्ययन नहीं करना है। एक ऐसा पुस्तक है जिसका पूरा अध्ययन आप लोगों को नहीं करना है, बस आपको उसमें से कोई एक पंक्ति ढूंढना है, या कोई दोस्तों आपको उसमें से पेज ढूंढना है, या किसी राइटर का आप उसमें दोस्तों लिखा हुआ कहानी पढ़ना आप चाहते हैं, लेकिन पूरे पुस्तक का आप अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या आप किताब को खरीदोगे? बताइए। आपको दोस्तों जैसे कि मानकर चलते हैं एक ऐसा किताब है जिसमें से दोस्तों आपको प्रेमचंद की कहानी पढ़ना है, और उस पुस्तक में केवल एक ही चैप्टर है प्रेमचंद का, तो क्या आप एक चैप्टर के लिए दोस्तों उस पुस्तक को खरीदिएगा? आप अपना पैसा लगाइएगा? नहीं। उसके लिए आप जाइएगा पुस्तकालय में जाकर उस पुस्तक को प्राप्त कीजिएगा, और पुस्तक को लेकर क्या कर सकते हैं? आप प्रेमचंद वाला जो कहानी है उसे आप पढ़ सकते हैं, और पढ़कर आपकी संतुष्टि जब मिल जाएगी, आपको संतुष्टि जब प्राप्त हो
हो जाएगी तो आप पुस्तक को रख दीजिएगा कि उनकी पुस्तक का संबंध आपसे खत्म हो जाएगा। उस पुस्तक का महत्व तभी तक था आपके जीवन में जब तक आपने उस पुस्तक में दिए गए प्रेमचंद की कहानी को नहीं पढ़ा था। आपने कहानी को पढ़ लिया, बाकी दोस्तों राइटर से, बाकी दोस्तों कहानीकार से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल भी बाकी राइटर का कहानी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पुस्तक को रख सकते हैं। जो बाकी के होंगे वो क्या करेंगे, वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव होते हैं, वो क्या करते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, पुस्तकों को नहीं खरीदते, उनका पैसा बचता है। वो कम पैसे में क्या करते हैं, वो पुस्तकालय जाते हैं और पुस्तकालय से पुस्तक को प्राप्त करके वो उसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, भारत में पुस्तकालय पर हम बात करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों आप लोगों से क्या बोला गया है, अब हम यहाँ पर जो कुछ भी अध्ययन करेंगे वो करेंगे भारत में पुस्तकालय से संबंधित। तो आप लोग समझने का प्रयास करना दोस्तों, मैं आप सभी को इतनी गहराई से बता रहा हूँ, इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोग मैट्रिक और इंटर के साथ साथ जो बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम होता है, बीपीएससी और यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है उससे संबंधित दोस्तों आप लोग पुस्तकालय के निबंध को लिखने में कोई भी गलती ना करें। आप अच्छे से लिख दें, इतना ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, इस तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाबू बोला गया है, प्राचीन काल से ही भारतीय जनता को पुस्तकों में बहुत रुचि रही है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही जो ऋषि हैं, जो महर्षि है या फिर जो शिष्य है, वो पुस्तकों का अध्ययन करते आ रहे हैं, पुराणों का अध्ययन करते आ रहे हैं। महाभारत, रामायण और भी बहुत सारे दोस्तों जो नैतिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसका अध्ययन करते आ रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्तों शिष्य हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही जो हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो दोस्तों पुस्तकों का अध्ययन करते आ रहे हैं, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते आ रहे हैं। ठीक है, सभी प्रकार की पुस्तकें, जितने सारे ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमारे दोस्तों इस भारत देश में उपस्थित हैं, जितने सारे ज्ञानशील, ज्ञान देने वाले पुस्तक हमारे भारत देश के इस धारा पर उपस्थित हैं, उतने सारे पुस्तक इस देश को छोड़कर अन्य देशों में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है, बिल्कुल भी विराजमान नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे भारत देश में इन्हीं ग्रंथों के कारण, इन्हीं पुस्तकों के कारण, इन्हीं शास्त्रों के कारण एक से बढ़कर एक बड़े बड़े ऋषि हुए, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े महर्षि हुए और बड़े बड़े संत महात्मा हुए और साथ ही दोस्तों महापुरुष भी हुए, पुस्तकों के अध्ययन के कारण ही। काहे नहीं दूसरे देश में बड़े बड़े संत बन गए, बड़े बड़े पुरुष बन गए, बड़े बड़े ज्ञानी बन गए, काहे नहीं दूसरे शहर में बन गए, दूसरे देश में बन गए? नहीं बन पाएंगे क्योंकि वहां पर ज्ञान देने वाली अच्छी पुस्तक नहीं है, ज्ञानशील, ज्ञानवर्धक बिल्कुल भी शास्त्र नहीं है दूसरे देशों में। किस देश में है? तो हमारे इस भारत देश में है, क्योंकि हमारे इस भारत देश के धरा पर स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। हमारे भगवान के द्वारा ही 18 पुराण, 4 वेद और दोस्तों बहुत सारे ऐसे धार्मिक शास्त्र हैं जो कि दिए गए हैं इंसानों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए, इंसानों को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने सत्य को जानने के लिए, मानव के मानवता को जानने के लिए। बात है समझ में? इसीलिए दूसरे देश के जो शिष्य होते थे वो आते थे भारत देश में क्या करने के लिए? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमारे भारत देश में दूसरे देश से शिष्य आते थे। जो हमारे भारत देश के विश्वविद्यालय हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों में दोस्तों दूर दूर देशों से जो ज्ञानशील, दूर देशों से जो शिष्य होते थे, ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते थे, वो हमारे भारत देश में आते थे लंबी यात्रा करके। केवल क्या करने के लिए? तो हमारे भारत देश में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज हमारे भारत देश में जो भी दोस्तों संस्कार देखे जाते हैं, जो भी मर्यादा देखे जाते हैं, जो भी परंपरा देखे जाते हैं, वो हमारे शास्त्रों की ही देन है, हमारे किताबों की ही देन है। आज रामायण जिंदा है, आज रामायण वाला शास्त्र जिंदा है तो हम रामायण को जानते हैं। महाभारत वाला शास्त्र जिंदा है तो महाभारत
महाभारत को जानते हैं। भागवत गीता वाला शास्त्र जिंदा है तो भागवत गीता को जानते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम वेदों की बात करें तो उसके बारे में हम जानते हैं। अगर ये शास्त्र मिट गए होते, इनका दोस्तों नष्ट हो गया होता, तो हम बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं जानते। हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, हमारे जो पूर्वज थे वो तो जानते, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं जानते। और जब हम ही नहीं जानते तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनसे अपरिचित हो जाती। और जब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी या फिर वर्तमान पीढ़ी इन शास्त्रों से अपरिचित हो जाती, इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती, तो दोस्तों उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। शास्त्र हमें नैतिक और अनैतिक बातों का दोस्तों ज्ञान देते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना है उसके बारे में संदेश देते हैं, हम किस तरीके से प्रभु को पा सकते हैं उसके बारे में संदेश देते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनके बारे में संदेश देते हैं, हमारे अंदर क्या क्या संस्कार होना चाहिए, हम किस तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, हम अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं, हमारा कैसा चरित्र होना चाहिए, ये सारा चीज़ दोस्तों हमें पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। जो शास्त्र है वहाँ से ही हमें दोस्तों इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे भारत में इतने सारे शास्त्र हैं जिसमें बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं, तभी जाकर हमारे अंदर संस्कार है। अगर दोस्तों ये पुस्तकें नहीं होते हैं तो हमारे अंदर भी संस्कार नहीं होते हैं, जिस प्रकार से दूसरे देश के लोगों में संस्कार नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों बोला गया है प्राचीन काल में भी हस्तलिखित ग्रंथों को संग्रह करने की परंपरा थी। अर्थात हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखे हुए ग्रंथों को संग्रह करने की परंपरा थी, ताकि बिल्कुल भी ये ग्रंथ लुप्त ना हो चुके। ठीक ना दोस्तों, आज हमारा देश डिजिटल हो चुका है, आज हमारी दुनिया काफ़ी प्रगति कर ली है। हमारा जो देश है, हमारा जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है वो डिजिटल में बदल चुका है, वैज्ञानिक युग में जी रहा है। अगर कोई हस्तलिखित कोई अगर हस्तलिखित कोई कथन भी है, हस्तलिखित कोई वाक्य भी है, तो उसे तुरंत ही प्रिंट में बदल दिया जाता है, उसे तुरंत ही प्रिंटिंग कर दिया जाता है, जो कभी भी ना मिट सके, वो कभी भी मिटने वाली नहीं होती है। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में या फिर महावीर धर्म में जो भी अच्छे अच्छे किताबें हैं, जिनको लिखने वाले कवि हैं, जिनको लिखने वाले इंसान हैं, अपने हाथों से लिखे हैं, स्याही से लिखे हैं, तो दोस्तों आज उन्हें बदल दिया गया है प्रिंट के रूप में, प्रिंटिंग के रूप में दोस्तों उन्हें बदल दिया गया है, ताकि जो राइटिंग है, जो लिखा हुआ कथन है, वो कभी मिट ना सके, क्योंकि अगर मिट जाएगा तो हम दोबारा से उसे लिख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथों से संविधान को लिखा था, तो दोस्तों उनके लिखे गए संविधान को आज प्रिंटिंग कर दिया गया है, जो कभी भी मिट नहीं सकता है, उसे अपलोड कर दिया गया है नेट पर, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों इन सभी किताबों को, इन सभी ग्रंथों को भी हमारे नेट पर अपलोड कर दिया गया है, पुस्तकालय में प्रिंट करके किताबों के माध्यम से संरक्षित रख दिया गया है। ठीक है, जो कभी भी बर्बाद ना हो सकता है। यहां पर आगे देख सकते हैं बाबू, देख सकते हैं इसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि सभी प्राचीन काल विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय के होने के प्रमाण पाए जाते हैं। यानी कि इन तीनों विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते थे, विशाल विशाल लाइब्रेरी होते थे, जहां से आपको हर प्रकार के पुस्तक की प्राप्ति ही हो सकती थी। ठीक है, जो भी आप चाहे वो पुस्तक आप वहां से प्राप्त कर सकते थे इन तीनों विश्वविद्यालयों से, जिन्हें बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब हमारे भारत देश पर मुगलों ने आक्रमण किया, जब हमारे भारत देश पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, तो उनके आ जाने से, ठीक है, यहां पर हम जाति के नाम नहीं लेंगे, मुस्लिम का बिल्कुल भी यहां पर नाम नहीं लेंगे। मुस्लिम से क्या होगा, तो दोस्तों सीधा सीधा धर्म पर असर पड़ेगा। ठीक ना, यहां पर हम बात करेंगे मुगल का, यहाँ पर क्या बात करेंगे, मुगल का, क्योंकि हमारे भारत को बर्बाद करने में, हमारे भारत देश के संपदा को लूटने में, हमारे भारत देश के संस्कृति को खत्म करने में, हमारे भारत देश के लोगों के हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म परिवर्तन कराने में किसका हाथ रहा है, तो मुगलों का, ना कि मुस्लिमों का। ठीक ना, मुगलों का, हम मुगल बोलेंगे, मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मुस्लिम बोलेंगे तो मुस्लिम समुदाय में आने वाले कुल जितने भी दोस्तों व्यक्ति होंगे वो सारे आ जाएंगे उसमें, इसलिए हम मुगल का ही नाम लेंगे। तो मुगल के आ जाने के कारण जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, ये सभी ध्वस्त हो चुके थे, ये सभी खत्म हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। यहाँ पर आने वाले जो हजारों शिष्य थे, अब उनका आना बंद हो चुका था, बिल्कुल भी यहाँ पर अब ज्ञान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इन्हें दोस्तों उड़ा दिया गया था, इन्हें तहस नहस करके रख दिया गया था। ठीक है, देखिए
यहाँ पर कहा गया है मुगल शासक भी कला प्रेमी थे। मुगल शासक जो होते थे वो भी क्या थे, कला प्रेमी थे। किसका, तो किताबों के अध्ययन का। बात करें अकबर का तो दोस्तों अकबर हो गए, शाहजहां हो गए, या दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें शेरशाह का तो ये सभी भी ग्रंथ पढ़ा करते थे। ठीक है, अपने ही धर्म से जुड़े हुए, हमने ये नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ पढ़ते थे, उनके धर्म से संबंधित जो भी दोस्तों धार्मिक ग्रंथ होते थे उनका वो अध्ययन करते थे। अर्थात उन्हें भी प्रिय था ज्ञान को प्राप्त करना, किताबों को पढ़ना, किताबों से शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक है, उन्होंने पुस्तक संग्रह को प्रोत्साहन दिया, यानी कि पुस्तक संग्रह को आगे बढ़ाने का दोस्तों उन्होंने प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया लोगों को भी। मुगल शासनकाल में भी बहुत से पुस्तकालयों के होने के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। जब मुगलों का हमारे भारत देश पर आधिपत्य हुआ, जब उनका शासन हमारे भारत देश के इस धरा पर हुआ तो उन्होंने बहुत सारे पुस्तकालय बनवाए, लेकिन उन पुस्तकालयों में बिल्कुल भी हमारे धार्मिक ग्रंथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हिंदू धर्म से संबंधित जो भी अच्छे अच्छे पुराण है, जो भी अच्छे अच्छे शास्त्र हैं वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इनके धर्म से संबंधित जो किताबें हैं, जो दोस्तों ये शास्त्र हैं, जो ग्रंथ है वही देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आगे। इसमें कहा गया है जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तब पुस्तकालयों की दिशा में बहुत प्रगति हुई। बाबू अंग्रेज भी पुस्तक पढ़ने के बहुत ही दोस्तों वो प्रिय थे। ठीक है, अंग्रेजों को भी काफ़ी दोस्तों पसंद था पुस्तकों को अध्ययन करना, पुस्तकों से ज्ञान को प्राप्त करना। जब उन्होंने भारत देश में आक्रमण किया, भारत देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दोस्तों उन्होंने अपने शासनकाल में भारत देश में भी कई प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना की थी। पुस्तकालयों की दिशा को काफी दोस्तों आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। किसने, तो अंग्रेजों ने। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों के कई संग्रहालय खोले। देखिए जो जिससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी को पुस्तक पढ़ने का बिल्कुल भी दोस्तों मन नहीं है या रुचि नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें मुगल का तो हालांकि मुगल हमारे धर्म से नफरत करते थे, हिंदू धर्म से नफरत करते थे, हिंदू धर्म के ग्रंथों से नफरत करते थे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो महापुरुष या जो लोग होते थे उनसे नफरत करते थे। लेकिन अगर हम बात करें पुस्तकों के अध्ययन का तो दोस्तों अपने धर्म से जुड़े हुए जो पुस्तक होते थे उनका वो अध्ययन जरूर करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अंग्रेजी का तो दोस्तों भले जो अंग्रेज थे वो हमारे पुस्तकों को नहीं पढ़ते थे, जो भी हमारे धार्मिक पुस्तक होते थे, धार्मिक जो भी शास्त्र होते थे, जो भी ज्ञानवर्धक दोस्तों किताबें होते थे, उनका अध्ययन भले ही अंग्रेज नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेजी जो किताबें होती थी उनके समुदाय से संबंधित, उनके दोस्तों परंपरा से संबंधित, उनके देश से संबंधित जो भी किताबें होती थी उनका वो अध्ययन करते थे। और उन्हीं किताबों के लिए उन्होंने हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पुस्तकालय बनवाया था। और उस पुस्तकालय में आपको बिल्कुल भी हिंदी पुस्तकें देखने को नहीं मिलती, बल्कि अंग्रेजी पुस्तकें ही देखने को मिलती, क्योंकि वो अंग्रेजी पुस्तक का समर्थन करने वाले थे, ना कि हिंदी पुस्तक का समर्थन करने वाले थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने हमारे धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया तो दोस्तों उन्होंने पाया कि इससे बहुत ही ज़्यादा शिक्षा की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने देश में हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर चला गया था। ठीक ना, अंग्रेज अपने देश में हमारे धार्मिक ग्रंथ को लेकर चले गए थे और धार्मिक ग्रंथ को लेकर जाकर अपने देश में इन ग्रंथों का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिए थे और अभी भी कर रहे हैं। और हम इन सभी चीज़ों से पीछे भाग रहे हैं। आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो रामायण पसंद नहीं करते, रामायण का जो ग्रंथ है उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हाँ, अगर हम उनसे कह दे कि 2 घंटा बैठकर व्हाट्सएप पर चैटिंग करो, हाय हेलो आई लव यू जानू जो भी है उसको आप केवल चैटिंग करो, तो उसमें उनकी रुचि है, उसमें उनका इंटरेस्ट है। लेकिन अच्छी बातें पढ़ने में, किताबों का अध्ययन करने में, शिक्षा की प्राप्ति में, शास्त्रों का अध्ययन करने में उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जब तक माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही रामायण का ज्ञान नहीं देंगे, महाभारत का ज्ञान नहीं देंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं सिखाएंगे, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ में दोस्तों जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं उनके बारे में वो नहीं बताएंगे, तब तक जो बच्चे होंगे वो हमारे बिल्कुल भी धार्मिक आस्थाओं से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें बिल्कुल भी धार्मिक आस्था में रुचि नहीं होगी। तो ये दायित्व बनता है किस पर, तो माता पिता पर, गुरु पर दायित्व बनता है कि बच्चों को बचपन से ही उन्हें सही रास्ता दिखाए, सही रास्ता पर लेकर आए। बताया समझ में? ठीक है,
पहले के जो पोता पोती होते थे वो दादी से कहानी सुनते थे, दादी से राम जी सीता जी का कहानी सुनते थे, लक्ष्मण जी की कहानी सुनते थे, श्री कृष्ण जी की कहानी सुनते थे। लेकिन आज कोई भी अपने दादी के पास नहीं बैठता, सभी मोबाइल में व्यस्त हैं, सभी टीवी में व्यस्त हैं, सभी गेम खेलने में व्यस्त हैं, सभी वीडियो देखने में व्यस्त हैं। किसी को भी ये फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी धार्मिक गाना, धार्मिक गीत या फिर धार्मिक जो कथन है, प्रवचन है, वो सुनने वाला नहीं है। बस उन्हें क्या चाहिए, तो बस उन्हें भोगों वाला चीज़ चाहिए, बस हम भोगों वाला चीज़ लें और उसी में हम व्यस्त रहें। तो इससे आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस घर में संस्कार ना हो, जिस घर में रामायण जैसा ज्ञान ना हो, रामायण जैसा चरित्र ना हो, वो घर बिल्कुल भी दोस्तों ज़्यादा समय तक आगे नहीं जा पाता है, वो टूट जाता है। उस घर में रहने वाले परिवार के सदस्य बिखर जाते हैं, वो घर खंडित हो जाता है। उस घर में रहने वाले सदस्य दोस्तों, हर एक सदस्य अपना अपना अलग अलग चूल्हा तैयार कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक ना, यानी कि एकता नहीं होती परिवार में अगर आपके घर में बिल्कुल भी रामायण या फिर दोस्तों महाभारत का ज्ञान ना हो। तो इसमें देख सकते हैं बोला गया है, उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों पर आधारित नूतन ग्रंथों की रचना भी की। किसने, तो अंग्रेजों ने। यहाँ पर कहा गया है अंग्रेजी पुस्तकालयों में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को भी सम्मान दिया गया। दोस्तों अंग्रेजों ने जो भी हमारे भारतीय भाषाओं वाले किताब थे उनका भी सम्मान दिया था अपने पुस्तकालयों में। उसके बाद भारत में कई ग्रंथागारों का निर्माण हुआ। आज के समय भारत में कई बृहद सार्वजनिक एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय हैं जिनमें हर विषय की हर प्रकार की पुस्तक उपलब्ध होती है। आज के इस वर्तमान समय में दोस्तों बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सार्वजनिक या फिर विश्वविद्यालय में पुस्तकालय है जहां पर दोस्तों आपको सभी प्रकार के टॉपिक पर ही, सभी प्रकार के दोस्तों राइटर पर ही आपको पुस्तक देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे। सार्वजनिक कहने का मतलब जहां पर सभी लोग जा सकते हैं। निजी कहने का मतलब जब आप कोई पुस्तकालय अपने घर में बनाते हैं, आपके अलावा कोई भी आपके घर में आपके पुस्तकालय में प्रवेश नहीं करता, आपके फैमिली के अलावा कोई आपके पुस्तकालय में प्रवेश नहीं करता, वो होता है आपका निजी पुस्तकालय। ठीक ना, और जो पुस्तकालय सार्वजनिक स्तर पर बनाए जाते हैं, सार्वजनिक कहने का मतलब वहां पर कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता है पुस्तक पढ़ने के लिए, तो उसे कहा जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय। ये बनाया जाता है गांव के मुखिया के द्वारा, अगर गांव है तो गांव के मुखिया के द्वारा, शहर है तो वहां के जो चेयरमैन होंगे उसके द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा, उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक ना, चलिए अब हम बात करते हैं विद्यालयों में पुस्तकालय। बहुत सारे हमारे भारत देश में विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर बिल्कुल भी पुस्तकालय नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं दोस्तों जहां पर पुस्तकालय हैं। देखिए विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं, विद्यालय में जितना अध्ययन होता है बच्चों को, जैसे कि एक विद्यालय है उसमें बच्चों को 10 क्लास तक पढ़ाया जाता है, तो 10 क्लास तक आपके सिलेबस में आने वाले कुल जितने भी दोस्तों आपकी विषय सूची में, आपके कक्षा के अनुसार विषय सूची में आने वाले जितने भी पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें आपके स्कूल के लाइब्रेरी में देखने को मिलेगी। आपके स्कूल का जो लाइब्रेरी होगा, जो पुस्तकालय होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर क्लास 1 का लड़का जाएगा क्लास 1 का बुक पढ़ने के लिए पुस्तकालय में, तो उसे क्लास 1 का भी बुक मिलेगा। अगर कोई लड़का क्लास 8 का बुक ढूंढने के लिए जाएगा अपने स्कूल के लाइब्रेरी में, तो उसे 8 क्लास का भी बुक दिखाई देगा। अगर कोई 10th क्लास में है, 10th क्लास का बुक लेने के लिए अगर लाइब्रेरी में जाएगा तो उसे 10th क्लास का भी बुक देखने को मिलेगा। लेकिन 11th या फिर 12th का बुक अगर ढूंढने के लिए जाइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके विद्यालय में दोस्तों केवल और केवल 10 क्लास तक ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों पुस्तकालय में किताबें भी उतना ही तक रखा जाता है। हालांकि ये कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है टीचर उससे ज़्यादा कक्षा वाले पुस्तक भी रख सकते हो, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्कूल के पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होंगी, जैसे कि कहानी का हो गया, जैसे कि दोस्तों धार्मिक ग्रंथ का हो गया, जैसे कि विविध धर्म से संबंधित ग्रंथों का हो गया, ये सभी पुस्तकें बिल्कुल भी नहीं होंगी ना विद्यालयों के पुस्तकालय में। हर विद्यालय में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय होता है, एक सुंदर पुस्तकालय होता है, सुंदर, ठीक ना, जहां पर क्रमानुसार किताबें दोस्तों सजाई होती हैं, सुनियोजित रहती हैं।
जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष और उसके सहकर्मी रहते हैं। पुस्तकालय के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना, पुस्तकालय के जो अध्यक्ष होते हैं और पुस्तकालय की देखभाल करने वाले जो सहकर्मी होते हैं वो रहते हैं। विद्यालयों में माध्यमिक स्तर तक 2 तरह की पुस्तकें होती हैं। माध्यमिक स्तर तक यानी कि क्लास 10 तक, क्लास 10 तक 2 तरह की पुस्तकें होती हैं, जिसमें एक है बुक बैंक और दूसरी है समान पुस्तकें। ठीक है, बुक बैंक कहने का मतलब वही वाला जितना दोस्तों आपके कक्षा में बुक बैंक कहने का मतलब है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक अगर आपके स्कूल में नर्सरी को भी पढ़ाया जाता है, नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, तो नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के प्रत्येक कक्षा के अनुसार विषय सूची में आने वाले जितने पुस्तकें होंगे वे सभी पुस्तकें ही दोस्तों आपको आपके स्कूल के लाइब्रेरी में मिलेंगे। तो जब ये सभी पुस्तकें आपके स्कूल के लाइब्रेरी में मिलेंगे तो इन पुस्तकों का जो समूह होगा वही बुक बैंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बुक बैंक कहलाएगा। और इन पुस्तकों के अलावा आपके सिलेबस में आने वाले पुस्तकों के अलावा विषय सूची में कक्षा के अनुसार विषय सूची में आने वाले पुस्तकों के अलावा अगर आपको वहां पर और भी बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि कहानी की पुस्तकें हो गए या फिर जोक की पुस्तकें हो गए, धार्मिक पुस्तकें हो गए, ग्रंथ वाले पुस्तकें हो गए या फिर प्रेरणादायक पुस्तकें हो गए, तो दोस्तों ऐसे पुस्तकों को कहा जाता है सामान्य पुस्तकें ना। तो 2 प्रकार के पुस्तकें होते हैं, जिसमें पहला होता है बैंक और दूसरा होता है सामान्य ना। कहा गया है, देख सकते हैं बाबू, इसमें देखिए बोला गया है बुक बैंक की पुस्तकों में सिर्फ पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही आती है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसी से संबंधित पुस्तकें बुक बैंक के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें छात्रों को निश्चित अवधि तक उधार दिया जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पुस्तकालय से पुस्तक लेकर भी पढ़ सकते हैं, और जब आपकी कक्षा खत्म हो जाती है, आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आप उस पुस्तक को पुनः से उस लाइब्रेरी में रख सकते हैं ताकि दूसरे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, ये पुस्तकें बहुधा छात्रों को उधार बहुधा यानी कि बहुत सारे छात्रों को उधार दी जाती है। समान पुस्तकों के अंतर्गत वे पुस्तकें आती है जो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान और मनोरंजन के लिए होती है। मैंने बताया ना सभी बाबू आप लोगों को, मैंने आप सभी को बताया ना बाबू कि आपके सिलेबस से बाहर जो भी, ठीक है, आपके विषय सूची से बाहर जो अन्य पुस्तकें होती हैं उन्हें ही कहा जाता है समान पुस्तकें। देखिए इसमें कहा गया है इन पुस्तकों को छात्रों व अध्यापकों को एक निश्चित अवधि तक उधार दिया जाता है। इसके अलावा विद्यालयी पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र व पत्रिकाएं आती हैं, जिन्हें छात्र व अध्यापक पुस्तकालय में बैठ कर ही पढ़ते हैं। दोस्तों विद्यालय में समाचार भी आते हैं किसके द्वारा? तो जो बांटने वाला होता है ना, जो समाचार पत्र बांटने वाला डाकिया होता है उसके द्वारा दोस्तों आता है समाचार पत्र कि हमारे देश में क्या हुआ, हमारे राज्य में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे स्कूल के अध्यापक या फिर स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप लोग करेंट अफेयर से प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है बाबू पुस्तकालय एक ज्ञान कोष। इसमें क्या है समझना कहा गया है पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है और एक अच्छा शिक्षक होता है। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार और एक अच्छा शिक्षक होता है। शिक्षक क्या करता है बाबू? शिक्षक भी आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षक भी आपको ज्ञान से परिचित कराते हैं, अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते हैं, ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबू जो पुस्तकालय में उपस्थित अच्छे पुस्तकें हैं वो भी आपको अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, आपको अच्छे अच्छे जानकारी देते हैं, आपको अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते हैं। तो इसलिए हम पुस्तकालय में उपस्थित अच्छे पुस्तकों को बोल सकते हैं एक शिक्षक ना। यहाँ पर कहा गया है यहीं पर विद्वजनों की ज्ञान की पिपासा शांत होती है, यानी कि जिनके अंदर ज्ञान की लालसा है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा है बहुत ही ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ने की, जिसके अंदर इच्छा है ज्ञान को प्राप्त करने की, तो उनकी जो ये इच्छा है, उनके अंदर उठ रही जो लहर है, जो लालसा है, वो कहाँ पर ख़त्म होगा? तो दोस्तों वो पुस्तकालय में ख़त्म होगा। जो इंसान जिस चीज़ का प्यासा होगा उसको उसी स्थान पर उसकी प्यास बुझेगी जिसके लिए वो तरस रहा है। ठीक है, अगर आप पानी के लिए तरस रहे हैं तो आपकी प्यास वहां बुझेगी जहां पानी की प्राप्ति हो। अगर आप पैसों के लिए तरस रहे हैं तो आपकी प्यास वहां बुझेगी जहां पर आपको पैसा मिलता हो। अगर आप खेल के लिए तरस रहे हैं तो आपका प्यास वहां बुझेगा जहां आपको खिलाया जा रहा हो। अगर आप दोस्तों
अगर आप मोबाइल में गेम खेलने के लिए तरस रहे हैं तो आपकी प्यास वहाँ पर बुझेगी जहाँ पर आपको कोई मोबाइल देने वाला हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आप काफ़ी वासना वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके अंदर वासना भरा है तो आपका प्यास वहाँ पर बुझेगा जो आपको वासना बुझाने वाला हो, ठीक ना, जो आपकी वासना को बुझा दे। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति काफ़ी किताबों का प्रिय होता है, बहुत ही ज़्यादा किताबों को पढ़ना पसंद करता है, तो उसकी प्यास वहीं पर बुझती है जहाँ पर उसे किताबों कि दोस्तों ज्ञान प्राप्त होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी किताबें उसे मिल सके। तो कहाँ पर मिलेगा? तो पुस्तकालय में। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो दोस्तों बहुत ही कम समय में ज़्यादा पुस्तकें पढ़ लेते थे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर में दोस्तों वो 700 पेज की पुस्तकें याद कर लेते थे, 700 पेज की। ठीक है, 1-2 घंटे के अंदर जो स्वामी विवेकानंद होते थे, अगर हम 1-2 घंटे ना भी ले, हो सकता है 1 दिन होगा, हमसे गलती हुआ है, 1 दिन लो ना जी, 1 दिन के अंदर में जो स्वामी विवेकानंद जी थे बाबू, वो 700 पेज की पुस्तकें याद कर लेते थे और फिर उसे अगले दिन पुस्तकालय में रख देते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं 1 दिन में 700 पेज पुस्तक पढ़ लेते थे। कौन? तो स्वामी विवेकानंद। सोचिए, हम यहाँ पर 1 दिन में 1 पेज, तो क्या 1 पेज 2 पेज नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं तो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वो कैसे व्यक्ति थे? वो भी तो माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, वो भी तो एक इंसान थे, वो भी तो हमारे भांति संसार में जन्म लिए थे, लेकिन उनके अंदर ऐसा क्या खास गुण था जो दोस्तों हमारे अंदर नहीं है? उसके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट था जिसके कारण वो दोस्तों 1 दिन के अंदर में ही 700 पेज की पुस्तक याद कर लेते थे? तो दोस्तों उनके अंदर इच्छा शक्ति ज्यादा थी, उनके अंदर इच्छा शक्ति थी क्या करने की? तो पुस्तक पढ़ने की, ज्ञान प्राप्त करने की। आपके अंदर जिस चीज की इच्छा शक्ति होगी, जिस चीज की आपके अंदर भूख होगा, आप दोस्तों उसे जल्दी से प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर भूख लगा है खाने का तो जल्दी से आप खाना खा लीजिएगा। अगर आपके अंदर भूख लगा है लड़की से मिलने का तो जल्दी से आप उससे मिल लीजिएगा। अगर आपके अंदर भूख लगा है दोस्तों, मान लेते हैं कुछ करने का, तो आप जल्दी कुछ कर पाइएगा। लेकिन अगर आपके अंदर किसी चीज का भूख ही नहीं है, किसी चीज का इच्छा ही नहीं है, तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर भूख था क्या करने का? तो अपने जीवन काल में अच्छे अच्छे पुस्तकें अध्ययन करने का। दोस्तों ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलने वाला, जितना समय ईश्वर ने आपको दिया है वो बहुत ही कम है। इसी समय में आपको दोस्तों अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन भी करना है, अपना लाइफ भी बनाना है, अच्छे पुस्तकों को भी पढ़ना है, सभी प्रकार के पुस्तकों में से जो भी ज्ञानवर्धक पुस्तक है उनका अध्ययन भी करना है, कुछ अपने लिए करना भी है, कुछ बदलाव भी करना है। तो आप ही बताओ बाबू, क्या ये जीवन हमारा लंबा है? नहीं, बहुत छोटा है। देखिए, अगर एक पुस्तकालय के सभी किताबों को पढ़ना हो एक व्यक्ति को, तो उसका जीवन छोटा पड़ जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। अगर 100 साल भी दे दिया जाए ना उसको बाबू, 100 साल भी उसे दे दिया जाए तो पूरा जीवन बिता देगा, लेकिन पुस्तकालय में उपस्थित सभी पुस्तकों को नहीं पढ़ पाएगा, उसकी जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अपने समय को आप बिल्कुल भी ना गवाएं, इधर उधर इन्वेस्ट ना करें। जो समय आपके पास अगर दोस्तों मिला है, अगर आप खाली हैं, तो आप अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करें। ठीक है, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी करते थे, गौतम बुद्ध करते थे, या फिर बहुत सारे महापुरुष करते थे दोस्तों, उनके अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने का गुण था। स्वामी विवेकानंद जी के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने का गुण था। आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए जब तक आप सभी, ठीक है, समझना बाबू, जब तक आप सभी गृहस्थ जीवन में ना आ जाए, जब तक आप सभी की शादी ना हो जाए, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर, बिल्कुल भी आप लोग अपने शरीर से वीर्य का नाश ना करें। आप बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके शरीर की क्षति हो, आपका मन इधर उधर भटके। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रभु का नाम का जाप करें। प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं ईश्वर का नाम, ईश्वर का जो नाम है उसका आप जाप करें। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ईश्वर का नाम जप करना, कम भोजन करना, और दोस्तों कम खाना, कम भोजन करना वही चीज़ हो गया, कम खाना, ठीक है, और कम सोना। ये 4 चीज़ अपनाइए अपने जीवन में, ठीक है, आपका जीवन बदल जाएगा और आप भी कम समय में ही अधिक चीज़ों को पढ़ पाइएगा और ये चीज़ें नहीं भूलेंगी, ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में याद रहेंगी, केंद्रित रहेंगी। ठीक है, जिस तरीके से अभी तक आपको क ख ग घ 1 2 3 4 5 याद है, इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आगे कहा गया है, पुस्तकालयों में सभी प्रकार की पुस्तकें होती हैं जिन्हें वहीं पर बैठकर पढ़ा जाता है और नियमानुसार घर भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों अगर एक पुस्तक को कोई एक लड़का
3 दिन के लिए घर ले जा सकता है तो उसके अगले दिन 3 दिन बीत जाने पर आप उस पुस्तक को ले जा सकते हैं। नियम होता है हर चीज़ का रूल होता है, हर एक स्थान का ही रूल या नियम होता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे कहा गया है लेखकों और शिक्षार्थियों को अंक पुस्तकालय से संबंध रखना पड़ता है। जो लेखक होते हैं और जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हें अंक पुस्तकालयों से संबंध रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से उन्हें पुस्तक की प्राप्ति होती है, जहाँ से वो पुस्तक को पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, वैज्ञानिक और लेखक भी समय समय पर पुस्तकालयों से सहायता लेते हैं, यानी कि उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ रहती है जानने के लिए, उनके अंदर भी कोई ऐसी जिज्ञासा रहती है जानने के लिए जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। तो बाबू अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने ज्ञान को पाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, या फिर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किताबों से जुड़े किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। कहाँ पर? तो पुस्तकालय में ही, क्योंकि पुस्तकालय में ही उनके इच्छा की जो पुस्तक है वो मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल भी दुकान पर ना। आगे है पुस्तकालयों की मदद से मानव को हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो एग्रीकल्चर से संबंधित पुस्तक भी पुस्तकालय में मिल जाएंगे। कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है तो डॉक्टरी पढ़ाई से संबंधित भी पुस्तक आपको उसके डॉक्टरी से संबंधित जो पुस्तक है वो भी मिल जाएंगे पुस्तकालय में। अगर मानकर चलते हैं कोई वकील बनना चाहता है तो दोस्तों संविधान से संबंधित पुस्तक भी पुस्तकालय में मिल जाएंगे। कोई तांत्रिक बनना चाहता है, ओझा ओझाई करना चाहता है तो ओझाई से संबंधित जो पुस्तक है वो भी पुस्तकालय में मिल जाएंगे। जो संत महात्मा बनना चाहता है तो संत महात्मा से संबंधित जो शास्त्र है वो भी पुस्तकालय में मिल जाएंगे। कोई अगर लड़की गृहिणी बनना चाहती है, ठीक है, यानी कि शेफ बनना चाहती है, अगर खाना बनाना सीखना चाहती है तो उससे जुड़ा हुआ पुस्तक भी पुस्तकालय में मिल जाएंगे। अगर कोई योगा कर रहा है, योगा को सीखना चाहता है तो योगा से संबंधित पुस्तक भी पुस्तकालय में मिल जाएंगे। अगर कोई अपने शरीर की बीमारियों को दूर करना चाहता है तो बीमारियों से जुड़े हुए जो आयुर्वेदिक इलाज है उस इलाज से जुड़ा हुआ पुस्तक भी पुस्तकालय में मिल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर जिस चीज़ की जानने की जिज्ञासा है वो क्या कर सकता है कि पुस्तकालय में जाकर उस पुस्तक को प्राप्त कर अपने जिज्ञासा के अनुकूल पुस्तक को प्राप्त कर अपने जिज्ञासा समाप्त कर सकता है। और पुस्तकालय सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर किसी खास व्यक्ति के लिए है। वहाँ पर अमीर, गरीब, रोगी, निरोग सब जा सकता है पढ़ने के लिए, ठीक ना। जो शिक्षित है वो भी जा सकता है, जो अशिक्षित है वो भी जा सकता है, लड़का भी जा सकता है, लड़की भी जा सकती है, बूढ़ा, जवान, लांगड़ सब जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे है पुस्तकालयों में नाना प्रकार की पत्र पत्रिकाएं होती है जिनके अध्ययन से पाठक अपनी ज्ञान वृद्धि करता है, अर्थात ज्ञान को बढ़ाता है और दुनिया की नवीन घटनाओं और परिस्थितियों से परिचित होता है। दुनिया के जो नए नए घटना है उनसे दोस्तों वो परिचित होता है। इसी वजह से पुस्तकालय ज्ञान प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। दोस्तों न्यूटन ने जो भी खोज किया अपने जीवन में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन में जो भी खोज किए, अरस्तु ने जो भी अपने जीवन में खोज किए, थियोफ्रास्टस ने अपने जीवन में जो भी खोज किए थी और हेरोडोटस ने अपने जीवन में जो भी खोज किए, उसी प्रकार से अगर हम बात करें गैलीलियो का, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी खोज किए, जो कुछ भी उन्होंने खोज करके अपने दोस्तों ज्ञान के अनुसार जो भी उन्होंने लिखा, उनके लिखे हुए हर एक कथन को, हर एक नियम को, हर एक थ्योरी को ही किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से पुस्तकालय में संरक्षित रखा गया है। अगर हम उन पुस्तकों को खो देंगे, नष्ट कर देंगे, जला देंगे या मिटा देंगे तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का इस संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम उनके द्वारा किए गए खोजों से अपरिचित हो जाएंगे, नहीं जान पाएंगे ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पुस्तकालय में इन सभी पुस्तकों को संरक्षित रखें ताकि दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ज्ञान प्राप्त होता हो। ठीक है, इन्होंने जो भी अपने जीवन में खोज किया, जो भी दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में दोस्तों ज्ञान को प्राप्त किया, अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, ये सारे चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को प्राप्त होता हो। ठीक है, हो रहा हो। आगे है यहाँ पर देखिएगा बाबू, आगे पुस्तकालय का महत्व है। पुस्तकालय का महत्व समझेंगे। विश्व में ज्ञान की जरूरत हर काल में और हर देश में होती है। हर काल कहने का मतलब बाबू हर समय और हर देश में होती है। जिस देश के लोगों में तरह तरह की जानकारियाँ सबसे अधिक होती है वही देश संसार में सबसे ऊंचा होता है और वही देश सब क्षेत्रों में प्रगति कर सकता है। दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपको सभी प्रकार के ज्ञान से, सभी प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित आंसर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे भारत देश में बहुत से व्यक्ति,
हमारे भारत देश में रहने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने अपने फील्ड में हर प्रकार का ज्ञान है, ठीक है, हर प्रकार का ही ज्ञान है कि ये हो जाए तो क्या किया जाता है, सांप काट दिया जाए तो क्या किया जाता है, या मान कर चलते हैं कि किसी के साथ मान के कोई जहर खा ले तो क्या किया जाता है, या फिर लड़की का शादी होता है तो उसमें कौन कौन से परंपराएं होते हैं, हर प्रकार के ही ज्ञान होता है। ये सब ज्ञान है ना है जी, आप ही बताइए। बच्चा होता है तो उसके बाद बच्चे के साथ कैसा देखभाल करना चाहिए, बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बाबू किसी देश में उस देश में रहने वाले नागरिकों के पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा उनके पास बुद्धि होगा, उतना ही ज़्यादा वो देश दोस्तों आगे बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा उस देश का प्रसार पूरे विश्व में होगा, उतना ही ज़्यादा वो देश दोस्तों ज्ञानवर्धक के रूप में निखर कर सामने आएगा। और निखर कर सामने आया भी है हमारा देश पूरे विश्व में ना, हमारा भारत देश। किसी प्राचीन विषय का अध्ययन करना हो या वर्तमान विषय का विज्ञान और तकनीक का अध्ययन करना हो, या किसी कला या साहित्य का, कविताओं की कोई अच्छी पुस्तक चाहिए, या किसी महापुरुष की जीवनी, सब कुछ एक स्थान पर यानी पुस्तकालय में हमें मिल जाता है। और मैंने ये चीज़ें आपको बता चुका है दोस्तों। आगे है, छोटे छोटे और बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन ज्ञान का क्षेत्र इतना विशाल है कि ये शिक्षण संस्थाएं एक निश्चित सीमा और निश्चित ज्ञान में पूरी तरह से ज्ञान साक्षात्कार नहीं करा सकती है। यानी कि इन संस्थानों पर आप सभी प्रकार की पुस्तकों को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी उच्च पुस्तकें चाहिए, उच्च ज्ञान वाला पुस्तक चाहिए, आपके बाबू विषय सूची से बाहर की पुस्तकें चाहिए, तो वे पुस्तकें दोस्तों आपके कॉलेज या स्कूल में नहीं मिलेंगी, बल्कि एक सामूहिक पुस्तकालय में ही मिलेंगी, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो पुस्तकालय बनाए गए हैं हमारे देश के सरकार के द्वारा, हमारे राज्य के सरकार के द्वारा, वहां पर ही आपको मिलेगी, ठीक। इसी वजह से जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, समझना, इसी वजह से जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है उन्हें पुस्तकालयों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित हुआ करती थी, मैंने आप सभी को बताया, क्योंकि प्राचीन काल में बिल्कुल भी दोस्तों लेखन विधि प्रारंभ नहीं थी। प्राचीन काल में बिल्कुल भी पेन का निर्माण नहीं हुआ था, कागज का निर्माण नहीं हुआ था, स्याही का निर्माण नहीं हुआ था। लोग क्या करते थे, लोग दोस्तों देखिए, स्याही का निर्माण हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल भी प्रगतिशील उस समय ज़माना नहीं था जितना कि आज प्रगतिशील है। मोर के पंख से या फिर दोस्तों कई प्रकार की चीज़ों से वो लोग लिखते थे, ठीक ना, छाप के। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित हुआ करती थी, जिसमें से एक ही व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध कराना बहुत कठिन था। एक ही व्यक्ति के लिए विभिन्न विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन था, यानी कि बहुत दोस्तों यह एक तरीके से समझ सकते हैं असंभव था। लेकिन आज के मशीनी युग में भी, जबकि पुस्तकों का मूल्य प्राचीन की अपेक्षा बहुत कम है, सारी पुस्तकों को खरीदने में असमर्थ होता है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि हम सभी पुस्तकों को खरीद लें तो वो असमर्थ हो सकता है। तो सारे पुस्तकें खरीद कर वो क्या कर सकता है जी बताइए, अपने पूरे जीवन में सारे पुस्तकों को पढ़ नहीं सकता। उसको जो पुस्तक पढ़ना है उसके लिए वो लाइब्रेरी जा सकता है, पुस्तकालय में जाकर उस पुस्तक को प्राप्त करके पढ़ सकता है। पुस्तकालय हमारी इस असमर्थता में बहुत सहायक होता है बाबू। अगर किसी पुस्तक के लिए हम असमर्थ हैं, वो पुस्तक हमारे पास नहीं है, तो हमें समर्थवान दोस्तों पुस्तकालय बनाता है, क्योंकि वही वो स्थान है जहां पर जाकर हम अपनी इच्छा से संबंधित पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जो इच्छा है उस इच्छा के अनुकूल पुस्तक वहां पर हमें मिल सकती है। आगे दोस्तों कहा गया है, माता पिता द्वारा बच्चों को दिया गया विद्या रूपी धन वास्तव में बच्चों की सच्ची पूंजी है। पुस्तकें पढ़कर बालक अध्ययन, चिंतन एवं मनन करके विद्वान बनता है, यानी कि काफ़ी दोस्तों वो आगे अपने जीवन में जा पाता है। काफ़ी शिक्षा को प्राप्त करके दोस्तों वो पंडित के रूप में परिवर्तित हो पाता है, यानी कि महापुरुष बन पाता है। पुस्तकालय में उसे हर प्रकार की पुस्तकें प्राप्त होती है। देश विदेश के लेखकों की विभिन्न भाषाओं एवं विषयों पर लिखी पुस्तकों को सुंदर ढंग से पुस्तकालयों में सजाया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके भारत देश के पुस्तकालय में केवल आपके भारत देश में बने पुस्तक ही मिलते हैं। आपके भारत देश में जितने सारे धर्म हैं उन धर्मों से संबंधित पुस्तक ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप दोस्तों पुस्तकालय में जाइएगा तो आपके देश से जुड़े हुए जो पुस्तक हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन दोस्तों जो दूसरे
देश से जुड़ा हुआ पुस्तक है, दूसरे देश की भाषाओं से जुड़ा हुआ जो पुस्तक है वो भी पुस्तक आपको पुस्तकालय में मिलेंगे। हालांकि भले आप उसका अध्ययन ना करें, लेकिन वो भी पुस्तक आपको हमारे भारत के राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो पुस्तकालय बनाए गए हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाँ, सामूहिक स्तर पर हो सकता है कि उस पुस्तकालय में ना मिले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तरीय जो पुस्तकालय होंगे वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अंग्रेजी किताबें, अंग्रेजी जितने सारे दोस्तों हमारे दूसरे देश के लोगों के जो भी अंग्रेजी किताबें हैं उन किताबों को भी आप हमारे भारत देश के पुस्तकालयों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सुंदर ढंग से सजाया गया है। जितने भी हमारे भारत देश में महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की जीवनी पर भी जो पुस्तक है वो आपको पुस्तकालय से मिल सकते हैं। जैसे कि वीर कुंवर सिंह का हो गया, वीर शिवाजी का हो गया, महाराणा प्रताप का हो गया, झांसी की रानी का हो गया, अकबर का हो गया। इन सभी की जीवनी पर दोस्तों आपको जो पुस्तक होगी वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। आगे है, उनकी एक सूची तैयार की जाती है। इसको पढ़कर विद्यार्थी पुस्तकें पुस्तकालय में नहीं अपितु घर पर लाकर भी पढ़ सकता है। जिस व्यक्ति को या फिर जिस विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि हम इस पुस्तक को अब घर जाकर पढ़ेंगे, तो वो पुस्तकालय के बनाए गए नियम के अनुसार, ठीक ना, हर पुस्तकालय का नियम होता है, हर एक स्थान का नियम होता है, तो उसके नियम के अनुसार उस पुस्तक को अपने घर पर ले जाकर पढ़ सकता है और पढ़कर फिर उसे लौटा सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ पैसे भी लगते हैं तो पैसे दे सकता है, दिन के अनुसार कितने दिन वो रख रहा है पुस्तक को, ठीक है। निर्धन छात्रों के लिए पुस्तकालय वरदान होता है। बाबू, जो छात्र निर्धन होते हैं, जिसके माता पिता असमर्थ होते हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, किताब नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि सारे किताब वो खरीद सकते हैं। तो वो क्या कर सकता है, वो बाबू कम पैसे में पुस्तकालय में जाकर अपने विषय सूची से संबंधित किताबों को पढ़ सकता है। चाहे तो घर पर लाकर बाबू किताबों को अध्ययन कर सकता है और अपना नोट्स तैयार कर सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है। महापुरुषों की जीवनियाँ और शिक्षाप्रद कहानियाँ तो लोगों के जीवन को ही बदल देती है। कविताएं और नाटक मनुष्य को आमिक आनंद प्रदान करते हैं और इन सभी से जुड़े हुए पुस्तक आपको पुस्तकालय में मिल जाएंगे ना। पुस्तकालय के प्रकार, तो बाबू पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सार्वजनिक, दूसरा होता है संस्थागत और तीसरा होता है निजी। तो मैंने आप सभी को बता चुका है कि निजी पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय होता है जिसे आप अपने लिए बनवा रहे हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है निजी पुस्तकालय। संस्थागत पुस्तकालय वैसा पुस्तकालय होता है बाबू जहाँ पर बहुत सारे लोग जा सकते हैं, ठीक ना, पढ़ने के लिए, किताब को अध्ययन करने के लिए। और सार्वजनिक ऐसा पुस्तकालय होता है जहाँ पर सभी लोग ही जा सकते हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी कास्ट के लोग, हर प्रकार के लोग वहाँ पर जा सकते हैं, उसको कहा जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए कहा गया है बाबू नीचे, बहुत से विद्या से प्रेम करने वाले जनों पर लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। वे अपने घर में ही पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। जिसके घर में लक्ष्मी है, जिसके पास पैसा है, वो अपने घर में ही पुस्तकालय बनाकर पुस्तकालय में दोस्तों रहकर वो किताबों का अध्ययन करते हैं। जो ऐसे पुस्तकालय होते हैं उसे व्यक्तिगत पुस्तकालय कहते हैं और इसी व्यक्तिगत पुस्तकालय को कहा जाता है बाबू निजी पुस्तकालय ना। क्या कहा जाता है, निजी पुस्तकालय। आगे बाबू देख सकते हैं कहा गया है सार्वजनिक दृष्टि से इनका बहुत कम महत्व होता है। एक प्रकार के पुस्तकालय स्कूलों और कॉलेजों में होते हैं जो सिर्फ पाठ विषयों से संबंधित होते हैं। इस तरह के पुस्तकालय भी सार्वजनिक उपयोग में नहीं आते। इन्हें कहा जाता है संस्थागत, ठीक ना। संस्था के अनुसार, कॉलेज एक संस्था है तो वहाँ के जो पुस्तकालय होंगे उसे कहा जाता है संस्थागत पुस्तकालय। उस पुस्तकालय में सभी प्रकार के, यानी कि सभी लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। उस कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वही बच्चे ही बाबू उस पुस्तकालय में जा सकते हैं, या फिर जिस स्कूल में पुस्तकालय होगा तो उस पुस्तकालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वही बच्चे ही उस पुस्तकालय में किताबों का अध्ययन करने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे पुस्तकालयों को कहा जाता है संस्थागत पुस्तकालय। लेकिन एक ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर किसी के लिए रोक नहीं लगा है, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के या फिर किसी भी बाबू उम्र के लोग वहाँ पर आ सकते हैं पुस्तक पढ़ने के लिए, तो उसे कहा जाता है सामूहिक पुस्तकालय ना। चलिए बात करते हैं आगे। इनका प्रयोग सिर्फ छात्र और अध्यापक ही करते हैं, लेकिन ज्ञानार्जन और शिक्षा की पूर्णता में इनका बहुत अधिक महत्व होता है। अगला है, ये पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं होते, इनके बिना शिक्षालयों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे है,
राष्ट्रीय पुस्तकालयों में देश विदेश में विभिन्न विषयों पर छपी पुस्तकों का विशाल संग्रह होता है। इनका प्रयोग भी बड़े बड़े विद्वानों द्वारा किया जाता है। बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानवर्धक पुरुष होते हैं, उनके द्वारा होता है। मैंने बता चुका। जिन पुस्तकालयों का संचालन सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा होता है वे सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाते हैं। तो मैंने आप सभी को बता चुका है बाबू। आज के समय में गाँवों में भी ग्राम पंचायतों द्वारा सबके लिए पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं ताकि गाँव के बच्चे भी पुस्तकालय में जाकर पुस्तक को पढ़ सके। गांव के जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं वो पुस्तकालय में जाकर पुस्तक को पढ़कर अपनी पढ़ाई जारी रख सके, अपना नोट्स तैयार कर सके, अपने विषय सूची को कंप्लीट करके अपना कक्षा कंप्लीट कर सके, परीक्षा देकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आज के समय में एक और प्रकार के पुस्तकालय भी दिखाई देते हैं जिन्हें चल पुस्तकालय कहा जाता है। दोस्तों, चल पुस्तकालय उस पुस्तकालय को कहा जाता है जहां पर आप गति के अनुसार पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, गति के अनुसार आप गति में हैं और गति में होते हुए भी आप पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मानकर चलते हैं बस, बहुत सारे ऐसे बस हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर ऐसे बस चलते हैं जहाँ पर दोस्तों उस बस में दोस्तों होते हैं पुस्तकालय। आप उसमें प्रवेश करके कोई पुस्तक निकाल कर आप पढ़ते हैं पुस्तक को, और पढ़ते पढ़ते आपका रास्ता कट जाता है और फिर आप उस पुस्तक को उस बस के पुस्तकालय में रख देते हैं। या फिर एक बोट, एक ऐसा बोट जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है, उस बोट में भी पुस्तकालय होते हैं और आप उस पुस्तकालय में जाकर पुस्तक को पढ़कर अपनी दूरी को बाबू काट लेते हैं। अर्थात जो समय आपके पास बचा रहता है दूरी तय करने में, जो समय फालतू जाता है, वो आप क्या करते हैं, उस बोट में उपस्थित पुस्तकालय की सहायता से पुस्तक को लेकर पढ़ते हैं। आपका रास्ता कट जाता है और आप उतने समय में अच्छी अच्छी बातों को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है चल पुस्तकालय। ये पुस्तकालय मोटर गाड़ियों में, मोटरों या गाड़ियों में बनाए जाते हैं। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य बाबू ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना होता है। ठीक ना, इनमें ज़्यादातर प्रसार साहित्य ही होता है। साहित्य मतलब जो पीछे का इतिहास है ना, इतिहास से संबंधित जो पुस्तक है वही दोस्तों इन सभी पुस्तकालयों में होते हैं। आगे पुस्तकालय का लक्ष्य देखिए, थोड़ा सा जल्दी लेकर चलेंगे। देखिए बोला गया है पुस्तकालय का लक्ष्य क्या होना चाहिए, पुस्तकालय का टारगेट क्या होना चाहिए जी। तो कहा गया है बाबू पुस्तकालयों का उद्देश्य पाठकों के लिए सभी प्रकार की पुस्तकों का संग्रह करना होता है। जो भी पाठक अर्थात जिस पुस्तक से संबंधित पाठक पुस्तकालय में आते हैं वो पुस्तक उस पुस्तकालय में होना चाहिए। वो होता है एक पुस्तकालय का उद्देश्य। कोई भी पाठक पुस्तकालय में आए और अपने पसंद की पुस्तक ना पाए वो बिल्कुल भी पुस्तकालय का उद्देश्य नहीं होता। जो भी पाठक अर्थात पढ़ने वाला व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार पुस्तक को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय आता है तो वो पुस्तक उसको वहां पर मिले, यही होता है पुस्तकालय का उद्देश्य। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के पुस्तकों को उस स्थान पर होना ही होगा, तब जाकर वो पुस्तकालय कहलाएगा। अपने पाठकों की रुचि और आवश्यकता के बल पर पुस्तकालय अधिकारी देश विदेश में मुद्रित पुस्तकों को प्राप्त करने में सुविधा के लिए पुस्तकों की एक लिस्ट बनाता है। पाठकों को पुस्तकें प्राप्त कराने के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पुस्तकालय के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। पाठकों को बैठने और पढ़ने के लिए समुचित व्यवस्था की जाती है। जो पाठक होते हैं पढ़ने वाले, किताब पढ़ने वाले, उनके लिए अच्छे अच्छे बाबू पुस्तकालय में स्थान भी दिया जाता है पढ़ने के लिए। टेबल पर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठकर वो पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। जिस स्थान पर पढ़ा जाता है पुस्तक को उसे कहा जाता है वाचनालय ना, वाचनालय कहा जाता है जिस स्थान पर पुस्तक को पढ़ा जाता है बोलकर। पाठकों को घर पर पढ़ाने के लिए भी पुस्तकें दी जाती है, पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। जो पढ़ने वाले पाठक हैं उन्हें बाबू घर पढ़ने के लिए भी पुस्तकें दी जाती है पुस्तकालय से। मैंने बार बार आप लोगों को बता चुका है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करके पुस्तकालय की सदस्यता को प्राप्त करना होता है। मैंने बताया ना, दिन के अनुसार जितने दिन आप पुस्तकालय से पुस्तक को ले जा रहे हैं उतने दिनों के अनुसार आपको पुस्तकालय में बाबू जो पुस्तकालय के अध्यक्ष होंगे उनको पैसा देना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर आगे है पुस्तकालय में विभिन्न पत्रिकाएं भी होती हैं। चलिए ये सब पता चल चुका है। अब आते हैं विश्व के पुस्तकालय पर। खत्म हुआ जी, बाप रे बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाल ही खत्म कर देते हैं। आगे है पुस्तकालयों की दृष्टि से रूस, अमेरिका और इंग्लैंड सबसे बड़े देश है बाबू। अगर बात किया जाए कि पुस्तकालयों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है तो रूस, अमेरिका और इंग्लैंड का नाम आता है। रूस, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में बहुत ही बड़े बड़े पुस्तकालय, बहुत ही बृहद पुस्तकालय हैं। मास्को के लेनिन पुस्तकालय में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मुद्रित पुस्तकें संग्रहित है। 1.5 करोड़, सोच सकते हो दोस्तों, जिस पुस्तकालय में 1.5 करोड़ से
भी अधिक पुस्तकें होंगी तो आप सोच सकते हैं कि वो पुस्तकालय कितना ज़्यादा बड़ा होगा, कितना ज़्यादा विशाल होगा और कितना ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी रखता होगा अपने अंदर समाहित करने का। कहा गया है अमेरिका के कांग्रेस पुस्तकालय में 4 करोड़ से भी ज़्यादा पुस्तकें संग्रहित है, 4 करोड़ से भी ज़्यादा। इसे विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो अमेरिका। याद रखिएगा। कितनी पुस्तकें की कैपेसिटी है? अमेरिका के पुस्तकालय में कितने कैपेसिटी की पुस्तकें हैं? अमेरिका की जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में 4 करोड़ पुस्तकें की कैपेसिटी है। ठीक है, 4 करोड़। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय अमेरिका का कांग्रेस पुस्तकालय है। नाम क्या है बाबू? कांग्रेस पुस्तकालय। याद रखना, कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है समूह। ठीक है, समूह। वहाँ पर सभी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। आगे है इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय में 50 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकों का संग्रह है। भारत के कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में 10 लाख से भी अधिक पुस्तकें हैं। भारत का जो कोलकाता है बाबू, वहाँ पर भी राष्ट्रीय स्तर पर जो पुस्तकालय है उसमें 10 लाख से अधिक पुस्तकें रखे गए हैं, उसे दोस्तों प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय पुस्तकालय, यहाँ पर देखिए केंद्रीय पुस्तकालय बड़ोदरा में 1.5 लाख पुस्तकों का संग्रह है। प्राचीन काल के भारत में नालंदा और तक्षशिला में बहुत बड़े पुस्तकालय थे, लेकिन अब नहीं है। भारत में गांव पुस्तकालय की बहुत अधिक ज़रूरत है। भारत में गाँव में पुस्तकालय की बहुत अधिक ज़रूरत है ताकि बच्चे बिल्कुल भी किताबों के कारण पढ़ाई ना छोड़ें, उनको किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय से मिल सकें। भारत में बहुत से पुस्तकालय हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में गौतमी ग्रंथालय पुस्तकालय हो गया, पटना में खुदा बख्श से ओरिएंटल लाइब्रेरी हो गया, सीना लाइब्रेरी वे माँ चंद्रकांता जी पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, गोवा वे साउथ गोवा में बुकाकोर के चिल्ड्रन वे डॉक्टर फ्रांसिस्को लुइस गोमेस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो गया, पणजी में गोवा सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, या फिर तिरुवनंतपुरम में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, राजस्थान में गुलाब बाग पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी हो गया, पश्चिम बंगाल में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया, या फिर दिल्ली में दयाल सिंह लाइब्रेरी और जामिया हमदर्द लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, ये सभी दोस्तों मैंने आप लोगों को स्थान के अनुसार लाइब्रेरी का नाम बताया है। पुस्तकालय के लाभ क्या होते हैं? पुस्तकालय के अनेक लाभ होते हैं। वहाँ पर आपको ज्ञान की तृप्ति होती है, ज्ञान आप तृप्त करते हैं पुस्तकालय में जाकर। आप जिस जिज्ञासा से संबंधित पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं वो पुस्तक आपको पुस्तकालय से मिल जाती है। पुस्तकालय में बाबू माहौल रहता है पुस्तक पढ़ने का, वहाँ पर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि माहौल रहता है, सभी लोग वहाँ पर पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के अलावा और कोई सस्ता साधन उपलब्ध नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी का केवल पथ प्रदर्शन करता है, ज्ञान अर्जन की क्रिया को पुस्तकालय से पूरा किया जाता है। बाबू, अध्यापक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसा है? अध्यापक केवल रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना कैसे है? वो बाबू चलना सिखाता कौन है? तो किताब। देश विदेश के और भूत तथा वर्तमान के विद्वानों के विचारों से अवगत कराने में पुस्तकालय हमारी बहुत मदद करता है, बहुत हमारे सहायक होता है। आर्थिक दृष्टि से भी पुस्तकालय का महत्व कम नहीं है। एक व्यक्ति जितनी पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा रखता है उतनी पुस्तकों को खरीद नहीं सकता है। पुस्तकालय उसकी इस कमी को पूरा कर देता है। कौन? तो पुस्तकालय। यानी कि जो पुस्तक उसको चाहिए वो पुस्तक पुस्तकालय में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पुस्तकालय से कहानी, मनोरंजन, कविता और उपन्यास जैसे पुस्तकों को भी प्राप्त किया जा सकता है। अवकाश के समय का सदुपयोग पुस्तकालय में बैठकर किया जा सकता है। अगर किसी को छुट्टी मिला है, गर्मी की छुट्टी है, तो आप पुस्तकालय में जाकर पुस्तक को पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, तो दोस्तों आपका समय सद जाएगा, समय का आपका सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कर पाइएगा। आधुनिक जीवन में शिक्षित व्यक्ति के लिए पुस्तकालय का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ने का शौक होता है। जवान का बाबू शौक है ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने का, वृद्धा जो व्यक्ति है उनको शौक है जो शास्त्र है, धार्मिक जो शास्त्र है उन पुस्तकों का अध्ययन करने का। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी उम्र के व्यक्ति अपने शौक के अनुसार किताबों को पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं पुस्तकालय के माध्यम से। अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़ने से व्यक्ति में हर क्षेत्र का ज्ञान बढ़ता है, चाहे वो कॉमिक्स हो, किस्से कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो आदि। सभी पढ़ने से मनुष्य में काल्पनिकता बढ़ती है। काल्पनिकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, पुस्तकों के पढ़ने से काफ़ी जो मनुष्य होते हैं, पुस्तकों को पढ़ने से मनुष्य काफ़ी दोस्तों मजबूत अंदर से होते हैं, उनके अंदर काफ़ी दोस्तों आत्मबल मिलता है, आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, और साथ ही उनका जो आपा होता है वो नहीं खो पाता ना। पुस्तक पढ़ते समय व्यक्ति पुस्तक में लिखी कहानी या घटना में खो जाता है और काल्पनिकता में चला जाता है।
ठीक है, ऐसा आपने भी किया होगा। पढ़ाई से संबंधित पुस्तकें पढ़कर मनुष्य शिक्षित होता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया है। पुस्तकें पढ़ने से मनुष्य में जागरूकता पैदा होती है, अर्थात उसके अंदर शिक्षा की जागृति होती है, और जिसके अंदर शिक्षा की जागृति होती है वही दोस्तों गलत और सही की पहचान कर सकता है, समाज को सुधार सकता है, समाज में अनैतिक विचारों को वो हटा सकता है। साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ने से मनुष्य में समाज एवं सामाजिक जानकारी आती है। पुस्तकालय में बहुत सी ऐतिहासिक किताबें भी उपलब्ध होती है जो आपको ऐतिहासिक घटना से परिचित कराती है। इतिहास में क्या घटा, क्या कौन कौन से परिणाम प्राप्त हुए थे इन घटनाओं से, उन सभी की जानकारी आपको ऐतिहासिक किताबों से प्राप्त होती है, ऐतिहासिक घटनाओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अध्ययन के लिए वातावरण। आज के समय में शहरी वातावरण कोलाहलपूर्ण बन चुका है, यानी कि केवल हल्ला गुल्ला का स्थान बन चुका है, ट्रैफिक का स्थान बन चुका है। बस, रेल, कार आदि की ध्वनि से वातावरण हर समय मुखरित रहता है। इस परिस्थिति में अध्ययन करना असंभव है। बच्चे बिल्कुल भी असंभव बाबू हो जाते हैं किताबों को पढ़ने में, किताबों का अध्ययन करने में। अध्ययन के लिए एकांत और शांत वातावरण की ज़रूरत होती है, और इस ज़रूरत को पूरा कौन करता है? इस ज़रूरत को पूरा करता है दोस्तों पुस्तकालय। ज़्यादातर घरों में भी अध्ययन का वातावरण उचित नहीं मिल पाता। ज़्यादातर जो घर होते हैं वहाँ पर बाबू शांत वातावरण नहीं मिल पाता, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो में शुरू में बताया था। ठीक ना, शुरू में ही वीडियो को बताया था। इसके कारण भी जो बहुत सारे बाबू व्यक्ति होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं या ज्ञानवर्धक जो व्यक्ति होते हैं, वो पुस्तकालय जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वहाँ उनको शांति प्राप्त होती है। अध्ययन करने वाले छात्र एकांत स्थलों पर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ऐसा एकांत और शांत वातावरण पुस्तकालयों में ही मिल सकता है। निर्धन परिवार में छोटे छोटे कमरे में कई लोग रहते हैं, छोटे बालक खेलते हैं, पढ़ने वाले छात्र को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए अध्ययनशील छात्र अपने निकटस्थ पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन का आनंद लेते हैं। तो मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को शुरू में बता दिया है। जिसके घर में प्रॉब्लम है, पढ़ने की दिक्कत है, वहाँ बाबू एक ही कमरा है, एक ही घर में सभी लोग बाबू रहते हैं, माता पिता, वही घर में किचन है, वही घर में पढ़ने के लिए स्थान है, वही घर में रहने के लिए बिछावन है, एक ही रूम में सब कुछ करना है, या फिर रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं है, तो उसके लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिसका घर अच्छा है, जिसका घर काफ़ी दोस्तों बेस्ट है, तो वो अपने घर में भी पढ़कर, घर में भी रहकर पढ़ सकते हैं। उपसंहार इसमें कहा गया है, जिस तरह से किसी मंदिर में प्रवेश करने से हमारा मन भगवान और देवी के प्रति श्रद्धा से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों पुस्तकालय में प्रवेश करने से हमारे मन में तरह तरह की पुस्तकों के प्रति आकर्षण तथा ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ जाती है, और हम पुस्तकों से अपना मन नहीं हटा पाते, और जितना ज़्यादा पुस्तक पढ़ते हैं हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है ज्ञान प्राप्त करने की, पुस्तकों में लिखे हुए बातों को दोस्तों समझने की। ठीक है, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत या शौक है तो नियमित रूप से पुस्तकालय जाना चाहिए, रेगुलर पुस्तकालय जाना चाहिए किताब पढ़ने के लिए। दूरदर्शनों तथा फिल्मों ने पुस्तकों के प्रकाशन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, यानी कि पुस्तकों को आगे बढ़ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पुस्तकों की उपयोगिता हर युग में इसी प्रकार से बनी रहेगी, चाहे वो आधुनिक हो, प्राचीन हो, मध्य हो, या कितना भी दोस्तों डिजिटल क्यों ना हो। सामान्य पाठक पुस्तकों को खरीदने में असमर्थ होता है। सामान्य पाठक, अरे वही गरीब इंसान जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, पुस्तकों को खरीदने में असमर्थ होता है, तो वो पुस्तकालय का सहारा ले सकता है दोस्तों। अभी बाबू आगे है, आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों का अत्यधिक आवश्यकता होती है, बता चुके हैं। अनपढ़ता को दूर करने में भी पुस्तकालयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो अनपढ़ है वो पुस्तक को बाबू पढ़कर अपना जो अनपढ़ता गुण है, जो अशिक्षिता है, उसे वो दूर कर सकते हैं। ठीक है, अरे लाख उनके पास डिग्री नहीं है, लाख पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होता है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इतना सब कुछ ज्ञान हो जाएगा उनके जीवन में। ठीक है, हमें पुस्तकालयों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को जगह जगह पर नए नए पुस्तकालय खोलने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से दोस्तों दारू का भट्टी खोल रहा है, उसके स्थान पर पुस्तकालय ही खोलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते पुस्तकालय उपलब्ध कराने चाहिए। पुस्तकालयों की पुस्तकों की देखरेख अच्छी तरह से करनी चाहिए, ताकि पुस्तकालय में रखी किताबों पर कोई भी बाबू आहत ना पहुँचे, कोई भी उससे बाबू प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, किताबें क्षतिग्रस्त ना हो, नष्ट ना हो, इस तरीके से देखभाल होनी चाहिए पुस्तकालय में रहने वाले कर्मचारियों के द्वारा। हर व्यक्ति को समय समय पर पुस्तकें खरीद कर अपना खुद का छोटा सा निजी पुस्तकालय भी बनाना चाहिए। ठीक है, एक दिन में ना, लेकिन
कुछ कुछ बाबू समय पर, ठीक है, थोड़े थोड़े दिनों में एक एक किताब बाबू खरीदिए। धीरे धीरे आप अपने जीवन में बहुत सारे किताबों को खरीद कर दोस्तों अपना ही एक निजी आप पुस्तकालय बना लीजिएगा और वहाँ से आपको अपने इच्छा की पुस्तकें मिल जाएंगी जो आपने खरीदा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पुस्तकालय से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ दी हैं, बहुत से मैंने आप लोगों को ज्ञान दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के आधे में ही छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की है, तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक अच्छे निबंध के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।